सो हम लोगों को यहाँ कंटिन्यू करना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो पीछे के दो रिएक्शंस हम लोग देख चुके हैं, एक तो कॉम्बिनेशन और एक डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में हमने ध्यान दिया था कि हमारा कॉम्बिनेशन, हाँ, तो रिएक्टेंट ज़्यादा थे और प्रोडक्ट जब हमें कम मिल रहा था, ठीक, तो वो रिएक्टेंट रिएक्शन होता था। और डिकम्पोजिशन में प्रोडक्ट कम था, रिएक्टेंट ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि पहले ये एक्टिविटी ही देख लेते हैं। हाँ, चलिए, डिस्प्लेसमेंट में बस यही होगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक। तो अब बात आ रही है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। तो जब आप 3 आयरन के नेल्स लेंगे और उन्हें एमरी पेपर पे रगड़ रगड़ के साफ कर देंगे। फिर 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, जिनको आप मार्क कर लेंगे ए और बी, और दोनों में 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। अब 2 आयरन के नेल्स को एक थ्रेड की सहायता से, देखिए एक थ्रेड की सहायता से यहाँ पे लटका दिया गया है, यही लटका देना है, ठीक है, इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। मतलब टेस्ट ट्यूब बी में कर देना है, मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब ए आपके पास खाली बचा हुआ है, ठीक, और उसमें आपका ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। तो 3 नेल आपने लिया था, ठीक है ना, कहाँ थे, 3 नेल आपने लिया था, तो एक को आपने किनारे रखा हुआ है कि हम कंपैरिजन करेंगे। 20 मिनट तक इसे उसमें छोड़े रहेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। टेक आउट आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब 20 मिनट बाद उसे निकाला। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर। अब ब्लू कलर की इंटेंसिटी हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। दोनों में जो टेस्ट ट्यूब ए और बी हैं, उन दोनों में हम चेक करेंगे। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सॉल्यूशन। मतलब कि इन नेल्स के भी हम उसको चेक करेंगे। ओके, सो व्हाट हैपेंस, द आयरन नेल और आयरन नेल टेक इट आउट फ्रॉम कॉपर, तो इसका कलर ब्राउन हो गया है, चेंज हो गया है कलर, ठीक है ना। और दूसरा टेस्ट ट्यूब बी में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसका कलर फेड हो चुका है, ठीक है ना, जबकि कॉपर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जरा गाढ़ा था, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। Why does iron nail become brownish in color and blue color of copper sulfate solution fades? आखिर में क्या ऐसा हुआ कि कील की जो कलर थी वो ब्राउन हो गई और कॉपर सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया, ठीक है। तो फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। अब ये केमिकल रिएक्शन होता है इस एक्टिविटी में, जिसमें जो आपने वो नेल लिए हैं, कील जो आपने लिया है वो आयरन के हैं, तो वो Fe सॉलिड है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का एक आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। और एक्चुअली ये बनता है जब आयरन उसमें डालते हैं तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है और कॉपर रिलीज होता है, सॉलिड, ये सॉलिड रिलीज हो रहा है, और फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। सो इन दिस रिएक्शन iron has displaced or removed another element, copper, from the copper sulfate. तो कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और अपना जगह यहाँ पे बना लिया है, ठीक है, ये चीज बनी है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया है। तो जब 11th या 12th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर दिया, क्या इस एलिमेंट में खासियत है, क्या इसके एटम में खासियत है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है इसी में कहीं आप समझे, क्योंकि एटम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक। सो अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, याद करिए, एक जिंक का रिएक्शन आपने देखा था, जिंक एंड कॉपर सल्फेट। तो जिंक भी कॉपर सल्फेट को वो कर देता है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो यहाँ भी कॉपर सॉलिड बन जा रहा है। पीबी भी कॉपर को वो कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। आखिर ऐसा है क्या कि सब आके कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस भी है जिसको कॉपर भी डिस्प्लेस करेगा? यहाँ तो भाई कॉपर पे अत्याचार हो रहा है, हर जगह से भगा दिया जा रहा है।
और क्यों भाग रहा है ये, क्यों इसे भागना पड़ रहा है, इन सभी चीजों को आप इंटरमीडिएट में जानेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं इनडायरेक्टली। सो अब बात आ रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपने देख लिया, इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को वो कर रहा है, हटा दे रहा है, ठीक। अब डबल डिस्प्लेसमेंट की क्या बात है भाई, चलिए एक एक्टिविटी फिर से शुरू करते हैं। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है अब, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में कितना लेना है, 3 ml। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो एक में आपने ले लिया, इसमें मान लीजिए बेरियम क्लोराइड रखा है, ये बेरियम क्लोराइड रखा है और इसमें सोडियम सल्फेट रखा है। मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बता रहा हूं क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है आपको, इसीलिए ये भी किताब भी उसी तरह से यूज कर रहा है, जब रिएक्शन आ रहा है तभी ये केमिकल फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। मिक्स्ड द टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया गया। अब हुआ क्या है आखिर में, ठीक है। You will observe that white substance which is insoluble in water is formed। तो एक white substance form होता है इस टेस्ट ट्यूब में। एक मिनट, काफी ज्यादा। and this insoluble substance formed is known as precipitate। तो इनको एक्चुअली एक प्रेसिपिटेट बताना था कि यहाँ दोनों, तो यहाँ भी देखिए कुछ नहीं है और यहाँ भी सॉल्यूशन में कुछ नहीं था, लेकिन ये नीचे कुछ सब्सटेंस बने हैं, व्हाइटिश सब्सटेंस बने हैं, ठीक है ना। और इसी पाउडर को जब किसी रिएक्शन में पाउडरिंग होती है तो उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, हम शॉर्ट में पीपीटी बोल देंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो, ठीक है। तो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। याद रखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकता है, या फिर सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही केवल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट का एक वो सॉल्यूशन लिया गया, बेरियम क्लोराइड का वो लिया गया। अब ये दोनों आपस में डिस्प्लेस हो गए हैं, Na यहाँ पे चला आया है Cl के साथ रिएक्ट करके और Ba सल्फेट के साथ चला आया, ठीक, ये यहाँ पे चला आया। तो बना गया है बेरियम सल्फेट बना है और सोडियम क्लोराइड बना है, दो चीजें बन गई, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये सफेद प्रेसिपिटेट किस चीज का है। What causes this? The white precipitate of BaSO4 बता ही दिया। BaSO4 is formed by the reaction of sulfate ion and barium ion। The product formed is sodium chloride which remains in solution। Such a reaction in which there is an exchange of ion, देखिए यहाँ exchange हो रहा है आयन का, the reactant called double displacement reaction। तो जहां पे आयंस के exchange हो रहे हैं आपस में उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो हमने देखा कॉम्बिनेशन, हमने देखा डिकम्पोजिशन, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है रेडॉक्स की, ठीक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसीलिए साथ में दिया है क्योंकि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस जरूर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या एक्टिविटी दे रहा है, हीट चाइना डिश। चाइना डिश मतलब ये प्लेट होता है, लैब में मिलते हैं आपको, कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। एक कॉपर पाउडर को वहां गर्म करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अब उसमें जो कॉपर होगा वो काले कलर का हो जाएगा, और क्यों वो हुआ है, क्योंकि उस पर एक कोटिंग चढ़ गई है कॉपर ऑक्साइड की। और ये ध्यान दीजिएगा ये कॉपर 2 ऑक्साइड क्यों लिखा जा रहा है, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसको भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि कब इसे मेंशन करना है कब इसे नहीं मेंशन करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने में कॉपर ऑक्साइड सीधे लिख दिया जा रहा है, बशर्ते यहाँ कॉपर 2 क्यों लिखा है। तो एक्चुअली बता दूं, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर इस तरह के रिएक्शन होते हैं तो जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना, उनको वहीं पास में ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, आखिर में क्यों ये बना, दिस इज बिकॉज
ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो कॉपर और ऑक्सीजन हीट देने पे रिएक्ट करते हैं और CuO बनाते हैं। If hydrogen gas is passed over this heated material, that is CO2, the black coating of the substance turn brown as the reverse reaction takes place। क्यों होगा? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है, हीट तो वहां प्रेजेंट है, वहां तो एनर्जी पूरी सफिशियंट है किसी चीज से रिएक्ट करने के लिए। तो जब आप हाइड्रोजन गैस देंगे तो ये वाटर बनाएगा कि नहीं? H2O बनाएगा, वही H2O निकल जाएगा, फिर से कॉपर आपका सेफली आ जाएगा, जो आपका पहले इनिशियल सब्सटेंस था ये, ठीक है ना? यही फिर यहां मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन रिवर्स हो गया क्योंकि हमने ऑक्सीजन को रिवर्स कर दिया, जो जुड़ा था उसे हटा दिया, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, जरा इस सेटअप पे भी मैं सोचा कि दे दूं कि ये आपका चाइना डिश है, इसमें आपने कॉपर रखा, ये वायर गैस होता है जिस पर रख के आप वो करते हैं, स्टैंड होता है, और ये बर्नर होता है जो इसको हीट तो प्रोवाइड करता है बट ब्लैक नहीं होने देता है, इसलिए इसमें अलग सब्सटेंस यूज करते हैं जो नॉर्मल सब्सटेंस नहीं है, मोस्टली स्पिरिट लैंप इसे बोलते हैं, स्पिरिट या बंसन बर्नर बोलते हैं इसे, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, देखिए ये तो पहले भी बात हो चुकी है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो वहां होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जोड़ना। तो यहां पे ऑक्सीजन गेन हुआ है तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। It is said to be oxidized. If the substance loses oxidation during reaction, it is said to be reduced. ये reduce हो जाएगा। During this reaction, 1.9 copper 2 oxide is losing oxygen। यहाँ पे 1.29 की बात हो रही है ना, ऑक्सीजन को इसने लूज किया दिया है वाटर के फॉर्म में, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक। अब the hydrogen is gaining oxygen and being oxidized, तो ऑक्सीजन जहां गेन कर रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स द रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली जब कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो वो एक्चुअली ऑक्सीडाइज होता है और अदर रिड्यूस होते हैं। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और द रेडॉक्स रिएक्शन। और एक्चुअल ये छोटे छोटे इक्वेशन जो दिए हैं इनका एक्चुअल रिएक्शन ये है। तो आप देखिए कि एक में रिडक्शन हो गया और एक में ऑक्सीडेशन हो गया, समझ में आया? सम अदर एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर दिस। तो यहां ऑक्सीजन निकला है तो ये क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है, और सी में ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन निकला है तो Mn रिड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है ना। इन रिएक्शन 1.3 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वही मैं कहा कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। जिंक इज रिड्यूस्ड टू जिंक, जिंक ऑक्साइड जो हुआ है रिड्यूस हो गया है किसमें? जिंक में, ठीक है, जिंक में रिड्यूस हो गया। वैसे ही HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, HCl ऑक्सीडाइज हो गया है Cl2 को Cl2 के फॉर्म में, या फिर ऐसे समझ लीजिए यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ Mn ऑक्सीडाइज हुआ है, Mn रिड्यूस हो गया है MnCl2 के फॉर्म में, ठीक है। From the above example we can say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen during reaction it is oxidized। मतलब कि अगर वो ऑक्सीडेशन गेन कर रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन है, या फिर वो ऑक्सीडेशन लूज कर रहा है या हाइड्रोजन गेन कर रहा है, वो रिडक्शन है, ठीक। ये चीजें मायने रखती हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मुझे लगता है ये लेक्चर इतना ही छोटा रहेगा, आगे कुछ चीजों को देखते हैं क्या क्या है। कोरोजन, रैंसिडिटी, और खत्म हो गया है चैप्टर, तो क्यों ना खत्म कर लेंगे, यही छोटा छोटा तो है, हाँ व्हाई नॉट। हाँ, सो हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? तो
इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एवरीडे लाइफ में आपने देखा है? तो हाँ, मैंने एक्चुअली बात किया था कि कोरोजन होता है. यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू but get coated with a reddish brown powder when left some time. This process is commonly known as rusting of iron. Some other material also get tarnished in this manner. जैसे कि एल्यूमिनियम भी जब आप लाएंगे तो वो एकदम चमकता रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी शाइन चली जाती है क्योंकि उसमें भी एक ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है. If you notice the color of the coating formed on copper and silver, तो आप देखेंगे मम्मा नया पायल भी लाती हैं तो वो भी कुछ दिन बाद उसकी शाइन चली जाती है. कॉपर के नए बर्तन लाते हैं, उसकी भी शाइन कुछ दिन बाद चली जाती है. तो ये ऑक्सीडेशन ही हो रहा है. When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, it is said to be corrode. तो जब कोई भी मेटल उसके सराउंडिंग के मॉइस्चर या एसिड से अटैक किया जाता है या फिर रिएक्ट करता है, उसको कहते हैं कि ये इसमें कोरोजन हो रहा है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड corrosion. The black coating on the silver and the green coating of copper are example of the corrosion. Corrosion causes damage to the car body, bridges, iron railing, ships and all objects made of the metals, especially those of iron. Mostly ये iron में काफी तेजी से होता है. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged or iron. मतलब कि ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जिससे बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होता है. ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट करोजन इन चैप्टर 3. तो अगले चैप्टर में ये मिलेगा. रेंसिडिटी की क्या बात है? हैव यू एवर टेस्टेड एंड स्मेल फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट इन लॉन्ग टाइम? तो कह रहा है कि कभी आपने टेस्ट किया है कि तेल में लंबे समय तक रखा रहता है या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो लंबे समय तक फूड तेल में रखे होते हैं. व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड. तो मतलब मेटल में जो ऑक्सीडेशन है, मेटल के ऑक्सीडेशन को हम कोरोजन कह रहे हैं, और फैट या ऑयल के कोरोजन को या ऑक्सीडेशन को हम क्या कह रहे हैं? रैंसिडिटी. ठीक, which prevent usually substance that prevent oxidation, that is antioxidant, are added to the food containing fats and oil. तो ऐसे सब्सटेंस मिलाए जाने चाहिए जो फूड ऑयल्स को कंटेन करते हैं. कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर. हाँ, एयर टाइट कंटेनर में भी रखना चाहिए जिससे कम से कम हवा लगे, टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन. डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxide, क्योंकि उसमें भी तेल होता है. और देखिए, जो आप कभी कभी ध्यान दिए होंगे, जो नॉन ब्रांडेड या सेमी ब्रांडेड या हल्का सा पंक्चर हो गया रहता है चिप्स, तो उसका टेस्ट कुछ अजीब सा आने लगता है. तो उसी की बात हो रही है. वहां उसमें तेल होता है, वो जो खराब हो गया रहता है. ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व किया कि नहीं. व्हाई डज कॉपर को सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नील? या हम लोगों ने डिस्कस किया है. गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये बहुत सही, काफी अच्छा एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है. आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. आप देख लीजिएगा कहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है या कहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, या फिर कहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है या कहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है. तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है. तो आज खत्म हो गया हमारा एक और चैप्टर जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन, दैट इज चैप्टर 1. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. ये पहला चैप्टर खत्म हो रहा है. आप लोगों को शुभकामनाएं. इस चैप्टर को बार बार पढ़िए, 2x पे पढ़िए और तेजी से पढ़िए, जल्दी से रिवाइज करिए और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट गेन करिए. थैंक यू वेरी मच.